मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आज का ये हम लोग का टॉपिक है। तो ध्यान रखिए कि भारत का यानी कि भारत का पहली अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य के तहत एक सुव्यवस्थित केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र का निर्माण हुआ, जो यह पहली बार संभव हुआ था। यानी कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो पहला साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई वह मौर्य साम्राज्य थी, और पहली बार जो केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र देने का प्रयास किया वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही दिया गया। अब जो है मौर्य साम्राज्य के तहत इतनी जो कार्य हुई, तो सबसे पहले हम लोग मौर्य वंश के विषय में जानने का काम करें। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा कि मौर्य वंश के जानकारी के लिए हम लोग जो है मुख्य रूप से तीन आधार उठाते हैं। पहला साहित्यिक यानी कि साहित्य से, दूसरा पुरातत्व से, और तीसरा विदेशियों के विवरण से। यानी कि ये जो है हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। तो साहित्य में भी आप देखिएगा कि एक धार्मिक साहित्य है और एक जो है अधार्मिक यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। तो आप देखेंगे कि इसमें यानी कि इसको भी अगर हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक हो गया धार्मिक साहित्य और एक हो गया धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, निरपेक्ष साहित्य के भी बात कर सकते हैं। तो धार्मिक साहित्य में यानी कि बौद्ध, फिर जो है दूसरा जैन आता है, फिर जो है आप देखेंगे कि पुराण भी आता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आप देखेंगे कि जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र की बात कर सकते हैं। फिर जो है विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त का है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। फिर जो है कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी यानी कि कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी इत्यादि आते हैं, जो कि सोमदेव रचित है, सोमदेव रचित। फिर जो है आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में यानी कि दीपवंश, महावंश एवं दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान इत्यादि है। जैन धर्म में यानी कि कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन इत्यादि आते हैं। फिर जो है पुरातत्व के आधार पर आप देखेंगे कि अशोक का
अभिलेख, अशोक का अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख भी आता है। फिर जो है विदेशी साहित्य में आप देखेंगे कि मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज का इंडिका, इंडिका हो गया, एस्ट्रेबो की पुस्तक हो गई, कार्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन, ये सब जो है मेगास्थनीज, एस्ट्रेबो, कार्टियस इत्यादि जो है, यानी कि ये सबसे जो है हम लोगों को मिलता है। फिर जो है हुएनसांग हो गया, इसिंग हो गया, ये सब का हम लोग देख सकते हैं। अब जो है हम लोग आते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था उस पर आते हैं। तो अभी तक हम लोग ये जाने कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें साहित्य, पुरातत्व और विदेशियों के विवरण से मिलता है। इसकी जानकारी साहित्य के माध्यम यानी कि धार्मिक पुस्तकों से जैसे बौद्ध, जैन इत्यादि, धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों यानी कि अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथा सरिसागर, बृहद कथा मंजरी, पुरातत्व के यानी कि अशोक का अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विदेशियों के विवरण यानी कि मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, कार्टियस इत्यादि, हुएनसांग, ये जितने हैं इनके जो है माध्यम से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग को बात करना है। तो इनका जो है शासनकाल 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व से माना जाता है 298 ईस्वी पूर्व तक इनका माना जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए, एक ही बात है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। अब देखिएगा कि जैसे ये शासक बनता है तो फिर ये उठता है कि ये किस कुल से संबंधित थे। तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल से उत्पन्न बताते हैं, जबकि रोमिला थापर मौर्य वंश के शासकों को वैश्य मानी है। वहीं पर विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रिसल शब्द से यहां आशय है निम्न कुल से। ये जो है इनके कुल के विषय में इनके जानकारी की बात की गई है। अब जो है आप देखेंगे कि कहा जाता है कि कौटिल्य जब घनानंद से जाकर यह कहता है कि सिकंदर आ गया है और सिकंदर को यहां से हम लोग को हटाना चाहिए, उसके लिए आपको युद्ध करना चाहिए, तो वहां पर जो है घनानंद चंद्रगुप्त यानी कौटिल्य का जो अपमान करता है और वहीं पर चंद्रगुप्त जो है एक प्रण लेता है कि मैं एक शासक को तैयार करूंगा, और जा रहा है तो वहां पर देखा कि कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं। उसी खेल में एक बच्चा को देखा कि वह राजा के तरफ आदेश देता है, और उसमें जब आदेश दे रहा है तो उस समय उसमें राजा की जो है गुण जो है दिखाई पड़ रहा है। तो चंद्रगुप्त उस लड़का को यानी कि शासक बनाने के लिए जो है मन में प्रण कर लेता है। वह खेल जो खेल रहा था बच्चा सब, उस खेल का नाम था राजकीलम। यानी कि चंद्रगुप्त बचपन में राजकीलम खेल खेल रहा था।
वहां पर कौटिल्य ने उसे देखा और देखने के बाद वह उसमें राजा के गुण को पहचाना और उसको शासक बनाने के लिए जो है यानी कि प्रण कर लिया और उसे शासक बनाया और नंद वंश का नाश भी करवाया। आप देखेंगे कि यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा गया है। यूनानी लेखक जो है जिसका नाम है जस्टिन, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है और सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में पहली बार विलियम जोन्स ने किया। यानी कि यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा है और सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में पहली बार विलियम जोन्स ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मगध के गद्दी पर बैठने के पहले वह पंजाब को यूनानियों से मुक्ति दिलवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पर बैठने के पहले मगध के गद्दी पर बैठने के पहले उसने पंजाब को यूनानियों से मुक्ति दिलवाई। और आप देखेंगे कि चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की और यहां पर इस पुस्तक में खास तौर से प्रशासनिक नियमों का उल्लेख करता है। यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। इस युद्ध के उपरांत दोनों के बीच यानी कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच एक संधि हुई जिसके अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से किया तथा आराकोसिया जिसको कि आप कंधार कहते हैं, एरिया जिसको कि हेरात कहा जाता है, पेरिपेमिसदई जिसको कि काबुल कहा जाता है, जेड्रोसिया जिसको बलूचिस्तान का कहा जाता है, यह जो है चंद्रगुप्त को वो जो है दान में या दहेज में दिया और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया, ऐसा कहा जाता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त का यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य थे और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के समय मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त जैन धर्म मानने वाला था और चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कि मैसूर प्रस्थान किए और 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिए। ये था आज चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में और ये आप अगर ये करते हैं इससे तो आपका क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य से लगभग बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत।